खुली गुंडागर्दी हो रही, अब ये देखा जहर दिलवा दिया। तो ये काम था, अगर वो गलत था, चाहे सर जो है अदालत उनको फांसी की सजा सुना देती, हमें खुशी होती कि फांसी की सजा है, गैंगस्टर है, गलत है, दे दी फांसी की सजा, किसी को कोई मलाल नहीं। पर इस प्रकार से जो मारा जाएगा, इसका मतलब है आप अदालत से बड़े बन रहे हो। देश के नेताओं ने अपनी कौम, अपने समाज के लोगों को इतना जहर भर दिया है कि वो एक दूसरे को ताड़ रहे हैं खाने के लिए। तो वह कल चुनाव लड़ने की तैयारी कर ले तो नेताजी कहेंगे उठाओ इसको, साले को जेल में बंद करो। अब ऐसे भाषण देंगे, जय परशुराम, हमारे ब्राह्मण समाज का कोई योद्धा आए और लड़े चुनाव, हम साथ हैं। और जब लड़ेगा तो कहेगा हम मर गए हैं क्या, अभी दरी बिछाओ। और कोई सही बात कर दिया, किसी ने कह दिया कि रोजगार नहीं, ये नहीं, तो अच्छा धर्म विरोधी है तू, पाकिस्तान से आया तू, ये अंधभक्त कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके एक एक माफिया खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो असली माफिया हैं वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जितने भी विपक्ष के लोग थे जो अब शांत होकर बैठे हैं, जिन्होंने माफियागिरी छोड़ भी दी थी, अब सरकार एक एक करके सबका खाका निकाल रही है और उनको धीरे धीरे करके खत्म कर रही है। लेकिन वही सरकार कहती है कि हम अभी जैसे मुख्तार अंसारी का ले लें या अतीक अहमद का ले लें, तो ये क्या हुआ इसमें कि पुलिस की गिरफ्त में ही इनकी मौत हुई। मुख्तार अंसारी की जेल में थे, उसी दौरान में क्या नाम है मौत हुई। तो इस पर हम बातचीत करेंगे नंदा भाई से, क्या कुछ सोचते हैं, क्रांतिकारी हैं, फौजी हैं, किस नजरिए से देखते हैं ये सारी चीजें जो भी चल रही हैं प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिंदाबाद। क्या देखते हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है। चलिए सुनाते हैं आपको। हाँ कि हाँ मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी कंजर देख भी लिया। ये हालत है इस देश की। ये जिनको सुरक्षा दी गई, इनको कहा गया कि सुरक्षित रहेंगे, जेल में माफिया हैं या दोषी हैं, इनको जो है अदालत सजा देगी। और ये कौन लोग हैं जो जहर दे रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं, खाने में डाल रहे हैं? कौन है? सरकार है, प्रशासन है, कौन लोग है? जो लोग हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, जो 4-5 बार जो विधायक रहा हो, ये व्यक्ति जिसके परिवार के लोग अच्छी जगह रहे, स्वतंत्रता आंदोलन के आंदोलनकारी रहे, ठीक है, देश के लिए परमवीर चक्र भी लिए, और उसके बाद देश के राष्ट्रपति भी इनके चचा रहे, उसके बाद पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और इस तरीके से उसका जो अंत होना, ये देश के कहीं ना कहीं संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र का कत्ल है। इससे ऐसा लगता है अगर उसे सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो गैंगस्टर था या कोई भी था। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी तो हो सकती है, जैसे हमें दोनों नज़रिया देखना चाहिए कि रईसी से जीने वाला आदमी जब जेल में गया तो उसे सदमा लगा और उस सदमे के चलते तबीयत भी खराब हो सकती है। जो बुलेटिन जारी किया गया हेल्थ का, वो भी तो सही हो सकता है। जरूरी ये नहीं है भाई, भगत सिंह को कौन सा सदमा लगा? भगत सिंह ने तो अपना परिवार छोड़ दिया, अच्छा जमींदारी परिवार से थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत रिच फैमिली से थे, वो सब छोड़ छाड़ के गए, तो उन्हें कौन सा सदमा लगा? उन्होंने भी जेलें काटी। ऐसा कुछ नहीं है, सदमा आदमा कुछ नहीं। सरकार जो है ये पाखंडियों की सरकार है, ये कहीं भी चमत्कार कर देती है, कहीं भी। ये तो वो लोग हैं महिमा मंडित कर दें, किसी भी प्रकार का लेख लिख के लोगों को मूर्ख बना दें, ये उनकी सरकार है। ये कहीं भी चमत्कार बना देते हैं, ब्रह्मा का अवतार बना देते हैं मोदी जी को, हाँ, विष्णु का अवतार बना देते हैं। आजकल तो ये हालत है, मतलब साइको टाइप का लगता है प्रधानमंत्री, ऐसे लगता है जैसे कलिंग अवतार हो। किसी ने इसके कान में कह दिया वो कलिंग अवतार है, तो कलिंग अवतार की तरह घूमता है, हेलीकॉप्टर में उड़ता है और ऐसे जाता है टकाटक टकाटक, और ये सोचता है जैसे धर्म की नई स्थापना करने आया हो। मतलब इतना अहंकारी किस्म का आदमी देखा है कि कोई बोल दे इसके खिलाफ, उसकी स्थिति खराब कर देता है, जेल में डाल देता है। अब ये देखो ना केजरीवाल के साथ क्या किया, मनीष सिसोदिया के साथ क्या किया। जिनका जो अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा के ऊपर, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, उसको अंदर डाली। कोई चाहते नहीं है कि लोग शिक्षित हों, और शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे इनसे, अनपढ़ों से। तो अच्छा देश नंदा का भाई, प्रधानमंत्री, मेरा कहने का मतलब है, आपसे पूछता हूँ, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, हाँ, पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल होना लेकिन चाहिए। उनकी तो डिग्री भी जारी की गई। मैं उनकी नहीं, मैंने तो उनकी बात ही नहीं की। प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये कहा मैंने आपसे। ये नहीं कहा पढ़ाई कि तो मोदी, बहुत जरूरी है, ये शिक्षा नहीं तो कहा कि हथियार है, शिक्षा तो बहुत मोदी जरूरी पढ़े है। लिखे हैं या नहीं, ये नहीं मैंने कहा। हम्म। मैंने कहा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? जब अभी उन्हीं के संदर्भ में बात हो रही है तो उन्हीं की बात होगी ना। प्रदेश का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना है? चाहिए। तो वो ज्ञान कौन बांट रहा है? जो ज्ञान दे रहा है, जो धर्म की बात कर रहा है, उसे मुझे लगता है कहीं अपना एक मठाधीश बन के वहां जाके मठ पे रख के और ज्ञान दे, प्रवचन करे। भारत की सत्ता और जो सत्ता को चलाने वाला आदमी आपको भगवाकरण पहन के या इस तरीके की पहन के और धर्म के ऊपर राजनीति, तो इसका मतलब वो आतंकवादी है, अच्छा, आपको भी देशद्रोही है। लगता है मतलब कि जाति देश की विशेष देखकर कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल जाति धर्म मजहब देख के काम चल रहा है, कार्रवाई नहीं की जाती।
सिर्फ राजनीति पे स्थापित। कार्रवाई जाति धर्म देख के करते ना। आप अगड़ों के लिए काम करना चाहते तो अगले बेचारे क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? पिछड़ों के लिए काम करना चाहते तो पिछड़े क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? दलितों के लिए काम करना चाहते हैं, दलित बेटियों की इज्जतें क्यों लुट रही हैं सबके नेता। और सबके नेता पता क्या कह देंगे? ओहो भाई, अगलों के नेता कह रहे भाई उनका आरक्षण है, हमारा खा गए। उधर दलितों के नेता कह रहे भाई वो ब्राह्मण है, सारे वहां बैठे हैं, वो खा गए। फिर दूसरा पिछड़ों के भाई हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हम तो बीच के हैं, ना गाय है ना बैल है, खस्सी बैल हो गए हैं, ना गाय है ना सांड है, खस्सी बैल हो गए। तो ये हालत है। तो देश के नेताओं ने अपनी कौम अपने समाज के लोगों को इतना जहर भर दिया है कि वो एक दूसरे को ताड़ रहे खाने के लिए, समझे, उन्हें कुछ नहीं दे रहे। और कहीं देश का वही युवा, चाहे सर्वण समाज का हो, दलित का हो, ओबीसी का हो, वही युवा कल चुनाव लड़ने की तैयारी कर ले तो नेताजी कहेंगे उठाओ इसको साले को जेल में बंद करो। अब ऐसे भाषण देंगे, जय परशुराम, हमारे ब्राह्मण समाज का कोई योद्धा आए और लड़े चुनाव, हम साथ हैं। और जब लड़ेगा तो कहेगा हम मर गए हैं क्या, अभी दरी बिछाओ, काम करो, सेवा करो, तो बढ़ने नहीं देता हो। ये हर समाज की बीमारी है। तो उन युवाओं के लिए हमारी लड़ाई है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा कोई भी हो इस देश का, भारत का जो युवा तरस रहा है रोजगार के लिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपकी नाराजगी रहती है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नाराजगी रहती है योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर के, तो आखिर किसको चुना जाए? देश को बेहतर तरीके से कौन चला सकता है? आप चला सकते हो, आप क्यों नहीं करते काम? आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, चैनल चला रहे हो, देश भी चला सकते हो, इनसे बेहतर चला लोगे। इनकी तरह पाखंड तो नहीं करोगे, कम से कम नौटंकी तो नहीं करोगे। विपक्ष में जो है उनमें बताइए। कौन विपक्षी? क्या उनका विपक्ष कौन है बताओ? विपक्ष में कौन चलाएगा सरकार? आप मुझे बताओ कौन आपको चलाएगा? विपक्ष भी कमजोर नजर आता अरे है? सब बेकार है ये लोग, हाँ। पाखंड नहीं है, मैनेजमेंट है, ईवीएम से सब मिले हुए हैं, विरोध कोई खुल के नहीं करता। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये देश के लोकतंत्र का बलात्कार करने वाले लोग हैं जो ईवीएम से आ रहे हैं, खुद ही स्वयं चुन के आ रहे हैं, ये अपने आप में स्वयंभू है। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया कि विपक्ष को आप कमजोर देखते हैं और तमाम सारी कमियां गिनाई, तो ये जो महागठबंधन तैयार हुआ है इसको कैसे देखते हैं? कोई गठबंधन नहीं, काय का गठबंधन है? कितना कौन कौन है महागठबंधन में? आप मुझे बताओ कौन है? शुरुआत तो हुई थी लेकिन अब टूटता जा रहा है भाई धीरे-धीरे। शुरुआत हुई थी नीतीश कुमार से, हम्म। है नीतीश कुमार आ गया तो उन्होंने कहा यार ये प्रधानमंत्री बनेगा। तो फिर क्या करा, वो जो चुनाव हुआ 4 राज्यों का, तो क्या कहा वो जो था, क्या नाम है, कमलनाथ, उसने क्या कहा, अखिलेश अखिलेश क्या है, गठबंधन टूट गया वहीं। अब जिनका गठबंधन टूटा तो उसे नीतीश कुमार को लगा तो गठबंधन टूट गया, हम कहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो भी भाग गए। कई सारी है पार्टियां पता है कि धीरे-धीरे प्रधानमंत्री की भागकर- दावेदारी गई, हम्म। तो फिर राहुल जी ने कहा तो भाग गया, उन्हें तो राहुल को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना है ना, तो उसे भगा दिया, फिर दोबारा गठबंधन जुड़ गया। अब गठबंधन में जुड़ा केजरीवाल, तो केजरीवाल को भी कांग्रेस ने और भाजपा ने मिलकर करवाया अंदर। आज जो केजरीवाल अंदर है वो कांग्रेस की दया से है। अच्छा। हाँ, नुकसान किसको हुआ दिल्ली में? केजरीवाल से। पंजाब में किसको नुकसान हुआ? केजरीवाल से, कांग्रेस को। तो इनकी आपस की, मैंने कहा नहीं, डबल इंजन का मतलब है एक इंजन कांग्रेस का, एक भाजपा का, और यही चला रहे हैं, यही डबल इंजन है। ये डबल इंजन से बचने की जरूरत है, समझे ना। और इस बार जो है जो बंटवारा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लाना चाहते हैं दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा। ये जो 4 सीटें जो आम आदमी को मिली है, आम आदमी वाली 4 सीटें भाजपा जीतेगी, 3 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी, और फिर राष्ट्रपति शासन लगा लेंगे। हो सकता है विधानसभा चुनावों पे प्रतिबंध लगा दें दिल्ली में, जैसे पहले चुनाव नहीं होते थे, हैं, तो फिर इनके पास रहेगा क्या, बचेगा क्या? आप मुझे बताइए। तो अच्छा, मैं आखिरी चीज ये जानना चाहता हूँ, आप खुद को क्रांतिकारी फौजी बताते हैं, तो जो भी देश में माफिया हैं, डॉन है, या जिन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है, गलत किया है, उनको कैसे खत्म किया जाना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर सवाल न उठे? ठीक है, खत्म ये लोग थोड़ी करेंगे, सरकार थोड़ी करेगी, अदालत है, अदालत का काम है, अपनी कार्रवाई होती है, सारी चीज़ होती है, गवाही होती है, जो भी उसका अपना संचालन है, जो हमारे संविधान में भारत की दंड संहिता उसके हिसाब से जो कार्य होता है, काम जो है अदालत का काम अदालत को करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से अपनी राजनीति वोटों को सेकने के लिए कि आप किसी की भी हत्या करा दो, 9 सिक्के ले आओ, उठाई गिरे वो ले आओ, उन्हें विदेशी पिस्टलें दे दो, मरवा दो अतीक अहमद को, और कोई जो जाता है अदालत में तारीख करने उसे गोलियां चलवा दो। तो ये कहाँ हो रहा? उत्तर प्रदेश में खुली गुंडागर्दी हो रही। अब ये देखा, जहर दिलवा दिया। तो ये इससे ये काम था, अगर वो गलत था, चाहे सर जो है अदालत उनको फांसी की सजा सुना देती, हमें खुशी होती कि फांसी की सजा है, गैंगस्टर है, गलत है, दे दी फांसी की सजा।
किसी को कोई मलाल नहीं। पर सही इस बात है। प्रकार से जो मारा जाएगा, इसका मतलब है आप अदालत से बड़े बन रहे हो। अदालत किस लिए? फिर अदालत ध्वस्त है, खत्म करो जब तुम्हें न्याय देना है। जब सिंगोल ले आए तो ये क्या है? ये स्वयंभू बन गया। मोदी ने सोचा मैं राजा हूँ अपने आप को, तो ये फिर वो चाहते हैं सामंतवादी व्यवस्था हो, राजतंत्र की स्थापना हो, उस पर ये काम करना चाहते हैं। तो लोग क्या करेंगे? राजशाही ला ही रहे हैं। इनके बाप दादाओं के तो जब तो कपड़े भी पहनते हैं 15-15 लाख के है, और गरीब के बच्चे। इनकी सोच देखो है, एक सेकंड नहीं है चेहरे पे। इनका चेहरा देखो, आपका चेहरा जवान हो, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी, मोदी के चेहरे पे एक झुर्री नहीं है। आप मुझे बताओ तो ये करते क्या है? और इनका सोचो तो सही, अपने परिवार को नहीं संभाल पाते, किसी को नहीं जानते हैं, रोजगार दे नहीं सकते हैं, और जो जो इन्होंने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसके बाद जुमले बता देते हैं। सपोर्ट में खड़े होते हैं अमित शाह, वो जुमले हैं। देश के क्रिकेट जगत पर सारे पे कब्जा कर लिया अमित शाह के लड़के ने। आईपीएल अब चालू करा दिया, सब आईपीएल में लगे रहे हैं, और उसमें सारे ट्रोल हो रहा है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री। अरे क्या क्रिकेट में ट्रोल कर रहे हो? सोच जय श्री राम। तो ये माहौल देश के अंदर जो पेल रहे हैं, ऐसे लगता है जय श्री राम ना होगा कोई गैंगस्टर हो गया हो, है उसको डरा रहे हैं। जय श्री राम को गैंगस्टर है, उसके आगे गुर गए है। तो इससे क्या राष्ट्र को ये धर्म है? ये धर्म का अपमान है। आएंगे जय श्री राम, अबे हाथ में कलावा, एक में बोतल, नजर जय श्री राम, दो कान पे तो सालों के ऐसों के जो धर्म को बदनाम कर रहे हो। है राम का मतलब नहीं जानते। राम का मतलब है जो रोम रोम में बसा हुआ राम है। सही बात। ये बताएंगे राम कौन है? राम का मतलब पता नहीं है। राम का मतलब राम समझते हैं। राम दारू पियेंगे भूतनी के, शाम को एक पौआ दे दिया अंधभक्त है, और कोई सही बात कर दिया, किसी ने कह दिया कि रोजगार नहीं, ये नहीं, तो कहा अच्छा धर्म विरोधी है तू, पाकिस्तान से आया तू, ये अंधभक्त कहेंगे। है तो ये बताएंगे हमें। करो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाए, कहेंगे हलाला की पैदाइश है तू। बताओ यार, अंग्रेजों की मानसिकता के ये कीड़े हैं जो मुंह काला की पैदाइश है, कि अम्माओं ने कहाँ मुंह काला कराया उसकी पैदाइश है, ये नहीं बताएंगे कि तुम मुंह काला की पैदाइश क्या हो। लगता है वापसी होगी इस बार सरकार की, नहीं होगी? कौन? अगर ईवीएम मशीन से नहीं होता वोट, हम्म, बैलेट पेपर से होता है, हम्म, तो मैं कह रहा हूँ वापसी जिंदगी में खत्म हो जाएंगे। और नहीं तो अगर ये ईवीएम से भी आ गए तो ये देख लेना देश के अंदर क्रांति छिड़ेगी, और वो हालत होगी गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी देश के अंदर। और ये जितने भी हैं इतनी बुरी तरीके से मारे जाएंगे। मोदी जी जा सकते हैं, अपना निजी विमान है उनका, और निजी विमान किसने दिया है? अडानी ने। तो अडानी कौन से इनके रिश्तेदार है? कहाँ से लाया पैसा अडानी? है इनके जितने रिश्तेदार हैं, जितने इनके परिवार के हैं, चाहे कौन है, विजय माल्या, नीरव मोदी, सुशील मोदी है, और वो चौकसी है, मेहुल चौकसी, ये सब इनके रिश्तेदार हैं। ये इनका परिवार है जो लूट के ले गए। अभी देखा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में किसके नाम आए? किसके नाम आए बताओ ना? बीजेपी क्या है? बीजेपी का और भी तो आया, एक बेटी का और आया, दौलत की बेटी। कौन थी दौलत की बेटी? कौन थी? आप मुझे बताओ। टीम सी की वाली ममता बनर्जी दौलत की बेटी, और कहते किसको? तो मायावती को दौलत की बेटी। निकली कौन दौलत की बेटी? है ममता बनर्जी। है तो ये दौलत की बेटी है तो ये देखने की जरूरत है। और फिर किसके पास आए? कांग्रेस के खाते में गए, भाजपा के खाते में गए। तो मैंने कहा डबल इंजन कौन है? डबल इंजन कौन है? और दूसरी पार्टियों का नाम नहीं आया। किसका नहीं आया? इनके 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसे तो इनके कार्यालय, ये कहाँ से पैसा आया? इनसे कौन पूछेगा? ईडी पूछेगी इनसे? सीबीआई पूछेगी इनसे? नहीं पूछेगी। मत लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। और कितने 42 हजार महिलाएं गुजरात से गायब हो जाती हैं, यही खुद कहते हैं। इनकी सरकार कहती है कि 42,000 महिलाएं गुजरात से गायब हो गई, और फिर कहते हैं आ भी गई। तो इससे देश बढ़ेगा क्या? वाकई में सरकारी आंकड़े जो है, चाहे वो क्राइम को लेकर देखा जाए या किसी भी चीज़ को लेकर के देखा जाए, हंगरी इंडेक्स की बात कर ले, हर जगह पर हम एक एक पायदान धीरे धीरे खिसक रहे हैं। बहरहाल कुछ लोग इन्हें सन की फौजी भी कहते हैं, कुछ लोग इनकी बातों से सहमत भी नजर आते हैं, इनकी सराहना भी करते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।